गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। अपन अभी पढ़ रहे थे अपना 5वां चैप्टर जो कि था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने देखा था कि एक निजी क्षेत्र क्या होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है, यानी कि अपन अपनी मर्जी से किसी भी कार्य को व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं। जबकि एक सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा होता है जिसके अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं उत्पादकता से रिलेटेड हो या वित्त से रिलेटेड हो, प्रबंध से रिलेटेड हो, सारे निर्णय क्या होते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था सार्वजनिक संगठन के स्वरूप, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में विभागीय संगठन के बारे में देखा था। तो एक विभागीय संगठन से आशय उस संगठन से होता है जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, एक अलग अलग विभाग बना देती है और विभाग के अंतर्गत वो कार्य किए जाते हैं। अब जो विभाग का हेड होता है, वैसे सारे विभाग जो होते हैं वो एक मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, फिर भी सभी विभागों की क्या बना दी जाती है, एक हेड बना दिया जाता है और वो हेड क्या करते हैं, उस विभाग का संचालन करते हैं। अब अपन उसका दूसरा स्वरूप देखते हैं जिसको कहते हैं सार्वजनिक निगम। तो एक सार्वजनिक निगम से आता है, कैसे निगम से होता है। अब देखा गया कि विभागीय संगठन में बहुत कठोरता थी, मतलब सरकार के पूरे नियम कानून लगते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम सार्वजनिक निगम का निर्माण करते हैं। तो सार्वजनिक निगम क्या होता है, ऐसा व्यवसाय जो अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी लोचता होती है, यानी कि इसमें अपन आवश्यकता के अनुसार और अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका निर्माण जो किया जाता है वो भी संसद में एक विधेयक पास करके ही किया जाता है, यानी कि अपन को संसद में एक बिल पास करना पड़ता है, उसके बाद में ही क्या होता है, सार्वजनिक जो हमारा निगम है उसकी रचना की जाती है, यानी कि उसका निर्माण किया जाता है। अब जैसे कि कोई भारतीय जीवन बीमा निगम है या पेट्रोलियम होता है, तेल होता है, या फिर अपन देख रहे हैं भंडार गृह वगैरह जो सरकार के अंडर में संचालित किए जाते हैं, वो सारी चीजें सार्वजनिक निगम के अंतर्गत आती है। अब अपन इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो यह पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होता है, यानी कि वैसे तो इसमें लोचता पाई जाती है, लेकिन इसका जो कंट्रोल किया जाता है या निर्माण किया जाता है वो पूर्णतः सरकार के अंडर में किया जाता है। सरकार सारे डिसीजन लेती है, इसीलिए इस पर सरकार का स्वामित्व पाया जाता है। दूसरा है कि इसका निर्माण जो होता है वो संसद में एक बिल पास करके किया जाता है। अब उस बिल में क्या होता है, सार्वजनिक निगम के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य होंगे, उसके कार्यक्षेत्र क्या होंगे, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, कौन कौन से व्यवसाय संचालित किए जाएंगे, वो उस बिल में सारे अधिनियम मतलब उसकी सारी बातें दी गई रहती है। तो इसका निर्माण संसद में एक विशेष अधिनियम बिल पारित करके किया जाता है। तीसरा होता है इसका प्रबंध संचालन किया जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे अपने विभागीय संगठन में देखा था कि उसका नियंत्रण भी एक संचालक मंडल के द्वारा किया गया था, तो वैसे ही सार्वजनिक निगम का भी संचालन एक संचालक मंडल करता है, जिसकी नियुक्ति सरकार के माध्यम से की जाती है। चौथा होता है, जैसे कि अपन विभागीय संगठन में देखा था उसमें लेखा, बजट, अंकेक्षण सभी सरकार के अंडर में होते थे, इसमें थोड़ी लोचता पाई जाती है। ये अपने स्वयं के अंकेक्षक, लेखा विभाग, बजट विभाग के स्वयं के व्यक्ति रख सकते हैं जो उसका लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए इसमें कुछ अलग नियम बनाए जाते हैं अंकेक्षण संबंधी। अब अपन देखते हैं इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें गुण होता है कार्य संचालन में लोच। अब देखिए अपन ने अभी पढ़ा था कि विभागीय संगठन के दोषों से बचने के लिए, यानी कि थोड़ी हमें लोचता मिल सके, हम उसमें परिवर्तन आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सके, इसीलिए हमने सार्वजनिक निगम का निर्माण किया था। इसीलिए इसके कार्य संचालन में लोचता पाई जाती है, यानी कि वित्त की लोचता पाई जाती है और प्रबंध संबंधी भी लोचता पाई जाती है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इन्हें जब आवश्यकता होती है तो ये जनता से ऋण लेकर भी अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए इसके कार्य संचालन में लोचता पाई जाती है। दूसरी चीज हम देखें कुशलता में वृद्धि। अब संचालक मंडल के अंतर्गत जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम हुआ, भंडारण हुआ, खाद्य वगैरह हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तेल हुआ, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अच्छे संचालक मंडल प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाता है, पूरे व्यवसाय की कुशलता अपने आप ही बढ़ जाती है। तीसरा होता है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब ये होता है, वैसे तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो हमने बिल पास किया है जिसमें हमारे कार्य उद्देश्य सारी चीजें निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है। दूसरी चीज इनको क्या करना पड़ता है, जनहित का कार्य करना पड़ता है, ऐसा कार्य करें ताकि हमारी जनता को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, गलत काम करेंगे तो हमारे व्यवसाय पर वही के वही बैन हो जाएगा, इसीलिए इनकी सार्वजनिक उत्तरदायिता मानी जाती है। चौथा होता है सभी के हितों की रक्षा। अब कोई भी व्यवसाय संचालित किया जाता है, मान लो अभी अपन कोई व्यवसाय संचालित करेंगे तो उससे बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं, सरकार हो, हमारी ग्राहक हो, आपूर्तिकर्ता हो, कोई भी हो, वैसे ही सार्वजनिक निगम भी क्या करता है, हमारे ग्राहकों के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, दूसरी चीज कहें आपूर्तिकर्ताओं के प्रति जो हमारे
हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी हितों की रक्षा करता है अथवा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन करता है। तीसरी अपन देखते हैं कि अब सार्वजनिक निगम के कोई ना कोई दोष होते हैं, तो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप। इसका मतलब ये होता है, वैसे तो अपन ने इसमें देख लिया था कि सरकार का थोड़ा कम इसमें रिस्पॉन्स रहता है, लोचता रहती है, निजी क्षेत्र भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, इसमें अपना हस्तक्षेप कर ही देती है। कार्य से रिलेटेड हो, उत्पादन से रिलेटेड हो, कोई भी बातें हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरफेयर किया जाता है, इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है। दूसरी चीज देखते हैं अपन अधिकारों का दुरुपयोग। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो संचालन किया जाता है वो कौन करता है, हमारा जो संचालक मंडल है वो करता है। अब संचालक मंडल में कौन से अधिकारी होते हैं, जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं, इसीलिए वो शीर्ष अधिकारी यानी जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, अपने से नीचे वाले कर्मचारियों को एज अ सर्वेंट यानी कि नौकर की तरह उनसे बिहेव करते हैं, इसीलिए वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तीसरी चीज होती है अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता। अब क्या होता है, ये तो अधिनियम के तहत इसका निर्माण होता है। अगर अपन को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिनियम को हमें बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके नियम शर्तें कानूनों में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार इसके दोष हैं। और अपन ने देखा सार्वजनिक निगम, उसकी विशेषताएं, गुण और उसके दोष। अब अपन देखते हैं सरकारी कंपनी क्या होती है, जो कि क्या है, हमारा जो अभी पर पढ़ रहे थे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक संगठन का स्वरूप, उसका तीसरा स्वरूप है। तो एक सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जिसके 51% से अधिक जो शेयर्स होते हैं या 51% शेयर जो हमारी केंद्र सरकार के पास होते हैं, या फिर केंद्र सरकार के पास नहीं हुए तो अन्य सरकार के, राज्य सरकार के पास भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं सरकारी कंपनी। अब इसमें क्या होता है, लोचता अधिक ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इसमें हमें कंपनी अधिनियम 1956 के कोई नियम कानून ये सारी चीज़ों में हमें छूट मिल जाती है। तो एक सरकारी कंपनी से ऐसा उस कंपनी से होता है जिस कंपनी के 51% से अधिक भाग केंद्र सरकार या अन्य सरकारों के पास में होते हैं, आधे से अधिक भी हो सकते हैं या फिर पूरे 51% भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, सरकारी कंपनी है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी कंपनी के गुण कौन से होते हैं। तो निर्माण में आसानी, जैसे कि अभी अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो एक कंपनी का निर्माण किया जाता है वो समामेलन, फिर प्राविवरण होता है, फिर व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, तो बहुत सारी उसमें जटिल प्रक्रिया होती है। जबकि एक सरकारी कंपनी के अंतर्गत हमें कोई विशेष प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका गठन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए इसके निर्माण में आसानी पाई जाती है। दूसरा होता है लोचता। अब क्या होता है, इसमें लोचता पाई जाती है, इसमें अपन को वित्तीय जो हमारी व्यवस्था रहती है और एक प्रबंध संचालन की व्यवस्था रहती है, अपन इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और आवश्यकता हुई तो घटा भी सकते हैं, इस प्रकार इसमें लोचता पाई जाती है। तीसरा होता है हमारा कुशल प्रबंध, यानी कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसीलिए नियंत्रण भी कठोर रहता है, साथ ही साथ इसमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि कोई भी आया और कंपनी वालों को कुछ भी कह दिया, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, सरकारी कंपनी है, इसलिए इसमें नियंत्रण भी कठोर रहता है और किसी का हस्तक्षेप भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें सारे जो प्रबंधक होते हैं वो कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। चौथा होता है अधिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकता है, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किन्हें प्रोवाइड करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, तो व्यक्ति को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है। इस प्रकार हुआ हमारा सरकारी कंपनी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। तो मैं आपको बता दूं कि जो सन हमारा 1991 था, सॉरी, उस समय क्या हुआ था, जो हमारा भारत देश है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। सरकार के पास केवल इतना सा सोना बचा हुआ था, जिसको हम कहेंगे गोल्ड, इतना था कि वो एक हफ्ते का ही केवल आयात हमारे विदेशों से कर सकता था। तब सरकार ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को बदल सकते हैं, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र हैं जिनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा भारत देश क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा भारत देश का डेवलपमेंट कम हो रहा है, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बदल दिया। अब उन्होंने किस प्रकार बदला, तो सबसे पहले देखते हैं आरक्षण और नियंत्रण में कमी, यानी कि पहले क्या होता था, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र होते थे उनमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस देना, इतने क्षेत्र में ही हम कार्य कर सकते हैं, इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से उनका हस्तक्षेप करना, तो उस प्रकार से क्या हो रहा था, वो क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया था, व्यवसायों में बहुत सारी क्या किया, लाइसेंस को हटा दिया, अनुचित हस्तक्षेप को हटा दिया, ताकि व्यवसाय उन्होंने अपनी मनमर्जी से किया, साथ ही साथ सरकार के भी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया, बट व्यवसाय में अधिक स्वतंत्रता आ गई,
व्यवसाय और अधिक विस्तृत होने लगा, जिसके कारण हमारा भारत देश धीरे धीरे विकसित होने लगा। फिर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र संचालित किए जाते थे। मेरे हिसाब से 14 थे, जिनकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया था और वर्तमान में उनको 2 कर दिया, यानी कि डाक, तार और रेलवे थे, जिनमें डाक को भी हमने प्राइवेट कर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत केवल क्या है, अभी तार और रेलवे को ही सम्मिलित किया गया है। तो आरक्षण और अनावश्यक नियंत्रण में कमी करने से हमारे उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो गया। दूसरा होता है हमारी रुग्ण इकाइयां। रुग्ण इकाइयों का मतलब ऐसी इकाइयों से है, ऐसे व्यवसायों से है जो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। अब अपन देखें लघु कुटीर उद्योग को देखें और बहुत सारे व्यवसाय हैं जो धीरे धीरे समाप्त होने वाले थे। सरकार ने उन उद्योगों के लिए दोबारा ऋण प्रदान किया कि आप क्या करें, अपने व्यवसायों को दोबारा चालू करें। अब व्यवसाय दोबारा चालू होगा तो रोजगार, लोगों जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उन उद्योगों का विकास होगा, तो इससे हमारे भारत देश का विकास होगा। अतः ऐसी इकाइयां जो पहले समाप्त हो चुकी थी उनको भी विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका मानी जाती है। तीसरा होता है राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो रुग्ण इकाइयों के कारण बेरोजगार हो गए थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, सरकार ने क्या किया, ऐसे श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की, साथ ही साथ ऐसे उद्योगों का विकास किया ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष में श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। तीसरा होता है हमारा समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन का मतलब होता है आपस में समझौता करना, कंसल्टेंट करना। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है जो सरकार के अंडर में चलते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रशासनिक मंत्रालय, यानी कि जो इन पर नियंत्रण करता है। अब उनके बीच में आपस में समझौता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्रालय अपनी मर्जी चलाए, तो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र एक एज अ सर्वेंट काम करेंगे तो क्या मतलब है करने का, वो अपने आप को एक नौकर समझेंगे और अपना पूरा योगदान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उनके प्रशासनिक मंत्रालय और जो हमारा सार्वजनिक उपक्रम है उनके मध्य समझौता बैठाया गया कि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका ये रही। अभी आप निजीकरण का बहुत मैटर सुन रहे होंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आरक्षण और नियंत्रण में कमी की गई, जो इकाइयां समाप्त हो गई थी उनका दोबारा से विकास किया गया, श्रमिकों को जिनको बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार प्रदान किया गया, और हमारा जो मंत्रालय जिनके अधीन हमारे सार्वजनिक उपक्रम चलते हैं उनके मध्य में समझौता ज्ञापन किया गया। इस प्रकार अभी अपन ने सरकारी कंपनी के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।